हेलो स्टूडेंट्स, आगे अपना नया लेक्चर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। आज का जो लेक्चर होगा वो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर का टॉपिक है बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर पॉइंट चार्जेस से डील बहुत कम होता है। ज़्यादातर जो डीलिंग होती है हमारी बच्चों वो बहुत सारे चार्जेस से होती है। जैसे कोई स्फेरिकल बॉडी है, चार्ज बॉडी है, हो सकता है कि वो कोई लेंथ पे रखी हुई पूरी चार्ज फैली हुई है, वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है, सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है। यानी डेली लाइफ के अंदर हम लोग ज्यादातर डील करते हैं किसके अंदर, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मतलब चार्ज बल्क में होता है, खूब सारे चार्ज होते हैं, ना कि क्या होते हैं, पॉइंट चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोग डील करना सीखेंगे कि किस तरीके से अगर बहुत सारे चार्जेस होंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है, फोर्स कैसे निकाली जाती है, ये सारा कवर करने वाले हैं आज इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि अब तक जो सीखा था वो किसके लिए था बच्चों, पॉइंट चार्जेस के लिए। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, आपको पता ही है हम आगे हैं पूजा अकेडमी पर, मैं राम सर और आप मेरी रामजी की सेना। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। यहां पर आ जाते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है ये। अब सर ये होता क्या है, सर ये बता दो कि किस तरीके से चीजें होती हैं। तो पहले मैं एक बात बताता हूं यहां पर बच्चों, एक वैसे कहूंगा तो मैं अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा हूं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली दो टाइप से हो सकता है। तो एक जो मैं पढ़ाई रहा हूं आपको, जिसको बोलते हैं क्या बच्चों, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जी सर, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा क्या हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी दो तरीके से आपको मिल सकता है, एक तो कॉन्टिन्यूअस मिल सकता है और एक कैसा हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो सर ये कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या चीज होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैं समझाने वाला हूं क्या, कि व्हेन चार्जेस आर स्प्रेड यूनिफॉर्मली, ठीक है, इन द गिवन स्पेस। जो भी स्पेस है, कोई बॉडी है ना, किसी स्पेस के अंदर कह लो, जनरली जो चार्ज होगा बच्चों किसी बॉडी के ऊपर ही होगा, है ना, यूनिफॉर्मली ऑन द गिवन बॉडी लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि यूनिफॉर्मली होगा, हर जगह पे बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहीं पे भी चले जाओ, हर 1 मीटर स्क्वायर पर या क्यूब के वॉल्यूम के अंदर या लेंथ के ऊपर बराबर चार्ज ही मिलेंगे। जैसे 1 सेंटीमीटर पे 10 चार्ज है, तो अगले 10 सेंटीमीटर पे भी कितने होंगे, 1 सेंटीमीटर पे कितने चार्ज होंगे, 10 ही होंगे। तो ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस है, एकदम लीनियर है। सही है, अच्छा सर, ठीक है। लीनियर मतलब कि ग्राफ अगर बनाओ तो लीनियर ग्राफ बनेगा। डिसकंटिन्यूअस में क्या होगा कि when charges are non-uniformly distributed over the objects। बॉडी भी कह सकते हो, किसी बॉडी के ऊपर नॉन यूनिफॉर्मली फैला हुआ हो तो। सर कुछ एग्जाम्पल दे दो, तो एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जरा समझना बच्चों। मान लो कि मैंने कोई स्फेरिकल बॉडी लिया है ना, ऐसा कुछ बॉडी ले लिया मैंने यहाँ पर, मान लो ये स्फेरिकल बॉडी है ये, ठीक है, यहाँ पर भी एक स्फेरिकल बॉडी है बच्चों। अब इस स्फेरिकल बॉडी के ऊपर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो जरा देखना बच्चों, एक बार समझ के देखना। अब मैं यहाँ पर एकदम क्या कर रहा हूँ, बढ़िया से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ। तो हर जगह पे चार्ज कैसा मिलेगा बच्चों, आपको सेम ही मिलेगा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। और कभी मान लो यहाँ थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा क्या कर दिया, ज़्यादा, फिर यहाँ थोड़ा क्या कर दिया, कम, यहाँ थोड़ा गैप कर दिया, यहाँ पर एक और कम, यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा दो। समझ पा रहे हो, कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पर क्या है, कम। तो समझ में आ रहा होगा आपको। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, कितने भी चार्जेस के कलेक्शन हो सकते हैं। तो अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो कैसा कहलाएगा भाई, डिसकंटिन्यूअस। और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह बराबर है, पर मीटर स्क्वायर पे, पर मीटर की लेंथ पर या पर मीटर क्यूबिक वॉल्यूम के अंदर अगर चार्ज की क्वांटिटी सेम है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सही है। और अगर नहीं है तो कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है सर, तो हमारा है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं यहां से ही लेने वाला हूं।
ठीक है सर। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने आपको बोला कि किसी बॉडी के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो हमने देखा कि भाई कितनी तरह की चीजें हम ले सकते हैं। तो हमने कहा कि जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस चार्ज वाला, ये एक्चुअली में 3 टाइप का होता है। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा इसको बोलेंगे बच्चों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 प्रकार से होगा। गॉट इट? जी सर। अगर मैं बात करता हूं बच्चों सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि व्हेन चार्जेस आर distributed uniformly along the line, ठीक है, यानी लेंथ पर, along the line कह लो या along the length लिख दो, लेंथ ज्यादा बढ़िया रहता है बच्चों, वर्ड बेस्ट सुटेबल वर्ड है। यानी लेंथ के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ के ऊपर, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे बच्चों, जैसे मान लो कि ये कोई टेढ़ी मेढ़ी लेंथ भी, कर्व्ड लेंथ भी हो सकती है, स्ट्रेट लेंथ भी हो सकती है। लेंथ में याद रहे कर्व्ड भी ले सकते हो और स्ट्रेट भी ले सकते हो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मान लो कि मैंने इस तरीके से एक लेंथ ले लिया ऐसे करके, और इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, ठीक है ना, प्लस करा दो माइनस करा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये किस में जाएगा बच्चों, ये है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके सर। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये साइड में मिटा देता हूं बच्चों, ये तो आपको पता चल ही चुका है। इसको रब करते हैं इस साइड में, ठीक है। आओ बच्चों जरा ध्यान से देखते चले जरा। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने जैसा कि पहले कहा आपको कि क्या होगा कि चार्ज जो स्प्रेड होगा वो किसके होगा, अलोंग दी लेंथ होगा, ठीक है सर। तो इसमें एक चीज निकाली जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये क्या होता है सर, इसको बच्चों लैम्डा से दिखाते हैं। इसका मतलब है यहां पर चार्ज जितना भी है उसके ऊपर टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। यानी कि आप क्या कह सकते हो बच्चों, Q डिवाइडेड बाय जितनी भी लेंथ होगी। यूनिट क्या बनी इसकी बता दो सर, इसकी जो यूनिट बनी वो बनी आपकी क्या, कूलॉम पर मीटर। यानी अगर मुझे कोई बोलता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन बता दो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो हम लोग बोलते हैं क्या, चार्ज, ठीक है ना, टोटल चार्ज लिख दो, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड क्या चीज बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसको कहते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी लेंथ पर अगर चार्ज बिखरा हुआ है, लेंथ के ऊपर चार्ज को लिया गया है, तो उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहोगे। जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी को बच्चों आपको पता ही है लैम्डा से दिखाते हैं, इसको मैंने अभी बोला कि Q/L हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये तो चलो बड़ी वैल्यू के लिए हो गया जब टोटल चार्ज पता हो, पर अगर मैं कहता हूं फॉर स्मॉलर सेगमेंट, यानी कि किसी इस बॉडी के, मान लो कि एक बॉडी है, इस पर चार्ज बिखरा हुआ है, ऐसे पूरा का पूरा चार्ज बिखरा हुआ है, लेकिन इस पूरे बॉडी पर ना निकाल कर, क्योंकि इसकी लेंथ तो भाई बहुत बड़ी है, और मुझे क्या करना है, एक छोटा सा नन्हा मुन्ना यहां पर निकाल लेना है, यहां इस जगह पर निकाल लेना है। सपोज करो बच्चों इसकी लेंथ dl है और जो यहाँ चार्ज है वो कितना है, dq है। तो प्यारे बच्चों बताना लैम्डा क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा आपका dq/dl। तो छोटे से सेगमेंट के लिए अगर निकालना हो, किसके लिए निकालना हो, छोटे से सेगमेंट के लिए, तब तो ये कर लोगे, और बड़ी सी वैल्यू के लिए निकालना तो ये कर लोगे। समझ में आ रही बात, ये चीज है ना, यूनिट वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगी। तो अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द लेंथ पे फैला हुआ है, तो उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहोगे, और पर यूनिट लेंथ पे जितना रखा हुआ है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहोगे। क्या कहोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, की हर लेंथ के ऊपर कितना चार्ज रखा हुआ है। गॉट इट बच्चों, आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। ये पहला था ना बच्चों, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो पहला मैंने समझाया लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में। गॉट इट। चलो इसको मिटाता हूं।
इसको मिटा रहा हूं, फिर सरफेस और वॉल्यूम के बारे में फटाफट बताता हूं, ताकि आपको ये जल्दी से बातें समझ में आ जाए और हम लोग कुछ अच्छे खास डेरिवेशंस कर सके, ताकि इसके ऊपर बेस्ट क्वालिटी के प्रॉब्लम्स मैं आपको करा सकूं। बेस्ट क्वालिटी के प्रॉब्लम्स कराऊंगा, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो पहले तो डेरिवेशंस कर लेते हैं, समझ लेते हैं ये सब चीज़ है क्या, है ना, तो मजा आएगा हमको करने में। चलो दूसरा आ गया बच्चों, क्या चीज़ है ना, मैं यहाँ पर ऐसे ये कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर आ गया दूसरा, सबसे पहले आ गया हमारा बच्चों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, तो हम बोलते हैं क्या, कि व्हेन चार्जेस आर स्प्रेड यूनिफॉर्मली, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस, जब सरफेस के ऊपर फैला हुआ हो यूनिफॉर्मली। सही है, जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पर इस तरीके से, समझो, मान लो को ऐसा कोई सरफेस ले लिया, ठीक है ना, और हॉलो स्फीयर भी ले सकता था यहां पर, हॉलो स्फीयर, और जस्ट ये एक प्लेट है, मान लो शीट मान लो, प्लेट मान लो, यही है मेरा, है ना। अगर इसके ऊपर हमने क्या कर दिया है बच्चों, ऐसे चार्ज को यूनिफॉर्मली क्या कर दिया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चार्ज को। तो अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको कहोगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अंदर डेंसिटी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा। पहले कैसा था, लैम्डा, और अब किसका है, सिग्मा। तो सिग्मा है क्या चीज, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, ओवर, यूनिफॉर्म तो होगा ही होगा, ओवर सरफेस, सॉरी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है ना, इज कॉल्ड क्या चीज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको कहोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो फॉर्मूला क्या होगा सर, वही Q बाय A कह लो। यूनिट क्या होगी सर, यूनिट, तो सर यूनिट हो जाएगी इसकी कितनी, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। और अगर मैं स्मॉलर सेगमेंट के लिए कहूं तो बच्चों क्या कहते हो बताओ जरा, अगर मैं स्मॉलर सेगमेंट के लिए कहूं तो मतलब क्या, स्मॉलर सेगमेंट का मतलब क्या बच्चों, जैसे ये है बॉडी और इसके ऊपर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन मुझे सिर्फ इतने हिस्से का ही निकालना है, इतने हिस्से का, इतने हिस्से का। तो इतने हिस्से में जो स्मॉलर सेगमेंट है मैंने उसको DA कह दिया, DA बोल दिया, और चार्ज जो है इसके पास वो कितना हो गया, DQ हो गया। तो सिग्मा कितना आ गया सर, तो DQ बाय DA आ गया। तो छोटे सेगमेंट के लिए निकालोगे तो DQ बाय DA, है ना, स्मॉलर सेगमेंट के लिए निकाला जाता है बच्चों। और बड़ी के लिए निकालना है तो आपको तो पता ही है, जस्ट क्या इस्तेमाल करोगे, Q बटे में A, छोटों के लिए, ये बड़ों के लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसको कहते हैं हम लोग बच्चों क्या चीज, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वैसे है ना, एक 1 डायमेंशन हो गया, एक 2 डायमेंशन हो गया, एक 3 डायमेंशन हो गया। अरे यार लेंथ में एक ही लेंथ होगी तो 1 डायमेंशन, एरिया में 2 लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गया तो 2 डायमेंशन हो गया। और अब वॉल्यूम आ रहा है 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन लिए गए। ऑब्जेक्ट हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन में होती है, तो पहला भी ले लिया, दूसरा भी ले लिया, तीसरा भी ले लिया। ठीक है जी, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों कि व्हेन चार्जेस आर स्प्रेड यूनिफॉर्मली, ठीक है, इन आप कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसके अंदर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है चार्ज, उसको कहोगे। इसमें कौन आएगा बच्चों बताओ, ये याद रहे, इस हॉलोस्फीयर था ना बच्चों ये वाला, तो ये कंडक्टिंग होगा, कंडक्टिंग। कैसा होगा ये, कंडक्टिंग, ताकि चार्ज सारा सरफेस के ऊपर ही रहे, इधर उधर भाग ना जाए। और ये कैसा है बच्चों, नॉन कंडक्टिंग है। ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग, जिसको डाई इलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। मतलब चार्ज अगर अंदर बैठा है तो अंदर ही रह सकता है, चार्ज फ्लो करके बाहर सरफेस पर नहीं आ सकता। तो अंदर भी आपको खूब चार्ज मिलेंगे, अंदर पूरा भरा हुआ है ना एकदम। कौन है ये, तो सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर, भरा हुआ स्फीयर, भरा हुआ स्फीयर। इसके जगह पे तुमको क्यूब भी ले लो यार, भरा हुआ क्यूब होना चाहिए, एकदम क्यूब लिया है मैंने लेकिन पूरा भरा हुआ है, सॉलिड है भाई ये।
और इसके अंदर पूरे में क्या फैला हुआ है, चार्ज फैला हुआ है, प्लस हो या माइनस हो कुछ भी ले सकते हो। तो अब मुझे बताना जरा कि अगर मैं बोलता हूं आपसे कि ये ऐसा करके है हमारे पास, तो एक यहाँ रो होता है जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि इसको रो से दिखाऊंगा मैं। तो रो का फॉर्मूला क्या हो गया, रो का बताओ भाई, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, टोटल चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। जी सर, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट बता दो, कूलॉम पर मीटर क्यूब। अच्छा, स्मॉलर सेगमेंट के लिए, जैसे मान लो ये स्फीयर था, इस पे चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कॉन्टिन्यूसली, और किसी एक पॉइंट पर निकालना है मुझे, यहाँ पर इस जगह पे 3 डायमेंशनल लिया है मैंने, यहाँ पर इस जगह पे निकालना है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया dV, और इस पर चार्ज कितना हो गया dQ। तो मुझे बता दो, यानी सिग्मा क्या निकल कर आएगा, सॉरी रो क्या निकल कर आएगा, तो सर आएगा dQ बाय dV, dQ बाय dV। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, डाई इलेक्ट्रिक है ये। तो मतलब क्या है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखा जाए तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 3 तरह की होगी। कौन कौन सी होगी पता चल गया, लीनियर हो गया, सरफेस हो गया, और साथ में क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। और 3 तरह की डेंसिटीज आ गई हैं हमारे पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब dQ बाई dl, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब dQ बाय dA या ds भी कई बार लिख देते हैं, ds यानी सरफेस एरिया। और अगर आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देख रहे हो तो क्या होगा, dQ बाय dV। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी 3 होती है, 3 तरीके से चीजें बॉडी के ऊपर बिखरी रहती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है भाई, हाँ, तो इस तरीके से हमने देखा भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक फैंटास्टिक फिनोमेना है। इस फिनोमेना के जरिए आप देख सकते हो कि चार्ज भाई डेली लाइफ के अंदर हमको ऐसा नहीं कि एक एक चार्ज मिलता है, चार्ज खूब सारे होते हैं डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, इसलिए हमको खूब सारे चार्जेस से डील करना आना चाहिए। और खूब सारे चार्ज निकालना मुश्किल होता है, कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, इसलिए हम डेंसिटी निकाल लेते हैं कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, तो उसके हिसाब से हम सारा पता कर लेते हैं। तो 3 तरीके की चीजें समझ में आ गई बच्चों? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई हैं। यानी कि आप आपके पास क्या है, एक है लैम्डा dQ बाय dl, ठीक, एक है आपके पास सिग्मा जो कि हमारे पास है dQ बाय dA, ठीक है सर, और एक आ गया है रो जो कि है हमारा dQ बाय dV। याद रहे, छोटे सेगमेंट के लिए लिया है, तब मैंने नहीं लिया है, छोटे सेगमेंट के लिए। ये किसके लिए है भाई, ये जो सारे लिखा है मैंने यहां पर, है ना, ये कौन है, ये कौन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये हैं सारे स्मॉलर 4 स्मॉलर सेगमेंट। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये 3 चीजें मैंने बता रखी है आपको, तो इसके जरिए मैं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा कैसे, इसलिए मैंने लिखा है इस चीज को। तो जरा समझो, सपोज करो बच्चों कि मेरे पास क्या है कि मैं इसके लिए मान लो काम करना चाहता हूं, पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर 4 लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ जाता हूं मैं पहले। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मुझे निकालना है और पता लगाना है कि कैसे कैसे क्या फोर्स होगा, किस तरीके से चीजें होंगी, जरा समझो। मान लो कि सपोज करो कि भाई यहां पर एक चीज है, ये ऐसे लीनियर, मैंने कहा था ना कर्व भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लीनियर हो। तो ऐसा कोई सरफेस ले लिया मैंने, ठीक है सर, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ऐसे चार्ज बिखरा हुआ है, ऐसे चार्ज बिखरा हुआ है ना, इसके ऊपर पूरा लीनियरली चार्ज बिखरा हुआ है, इसके ऊपर इतना का दिखाना काफी है, ये चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब भाई मैं कहता हूं कि यहां पर एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे बताओ इसकी वजह से फोर्स क्या लगेगा। सही है, मान लें कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला वायर है और इसके ऊपर मैं कह रहा हूं कि इसकी वजह से इस जगह पे कितना फोर्स लगेगा। अगर तुम इतना फोर्स लेके तो सर लो, यहां से लेके यहां तक क्या कर लो, एक डिस्टेंस बना लो। डिस्टेंस कितना मैंने बोल दिया, R है। अब ये कह सकते हो यहां पर, कोई बच्चा मुझसे ये कह सकता है यहां पर सर यहां पे फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स। तो लिख दो यहां पर कितना, एक टेस्ट चार्ज ले आओ, तो टेस्ट चार्ज कितना हो गया, Q0। यहां पर मान लो टेस्ट चार्ज लिया इसकी वजह से टेस्ट चार्ज। तो अगर मैं बोलता हूं क्या हो सकता है ऐसा, देखना जरा, मुझे बताना गलत है कि सही है, K इसका ऊपर चार्ज Q, कैपिटल Q, और इसके ऊपर कितना बोलो Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
ये लिखने का तरीका सही है या गलत है, बताओ। तो पता नहीं है भाई, क्यों? क्योंकि मुझे तो इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं, तो इस पॉइंट पे निकालूंगा तो इस पॉइंट का चार्ज पता होना चाहिए, और इस पॉइंट का चार्ज क्यों थोड़ी होगा, इस पॉइंट के चार्ज पर सिर्फ इतने की वजह से फोर्स आ जाएगा। ये सारे बैठे हुए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करेंगे तो ये सारे लगा रहे होंगे, तो ये कोई लगा रहा है तो ये तो गलत हो गया। आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये जितने फॉर्मूले थे जो कूलॉम्स लॉ से सीखे थे तुमने और अब तक जो डील करते हुए आ रहे थे बच्चों, वो पॉइंट चार्जेस के लिए था। और अब यहां पर ये अभी पॉइंट चार्ज यहां पर है, लेकिन ये सारे भी तो बंदे हैं, तो इस पूरी वायर के वजह से इस पॉइंट पे निकालना है मुझे, तो मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकता। तो सर कैसे करेंगे वो देखो, अब वही समझने वाली बात है, कैसे निकालेंगे वो देखने वाली बात है बच्चों। कैसे होगा देखो जरा। तो इसकी वजह से यहां निकालना है, तो मैं मान लो कि फोर्स निकालना चाहता हूं वेक्टर फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर चार्ज कितना होगा भाई, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तो मैंने बोला कि यहां जो चार्ज होगा वो होगा dq, छोटू सा चार्ज, छोटा सेगमेंट ले लिया। अरे यार छोटा सेगमेंट ले लिया बच्चों, और छोटे सेगमेंट की वजह से निकाले। अब ये क्या पॉइंट चार्ज बन गया? जी सर। इसकी लेंथ कितनी होगी भाई? यहां पर dl लेंथ होगी, जितनी छोटी सी लेंथ होगी। अब तो मैंने इसको पॉइंट चार्ज बना दिया। अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं जो मैं पहले फॉर्मूला लगाता हुआ आ रहा था। तो अब मैं लगाऊंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? बोलो। तो यहां से हो जाएगा dq, बोलो dq, और यहां पर कितना हो गया q नॉट अपॉन में कितना r का स्क्वायर डिस्टेंस, और ये r कैप, वेक्टर फॉर्म, यूनिट वेक्टर ये वाला। तो ये आ गया हमारे पास। लेकिन सवाल ये है कि ठीक है सर, ये तो हमारे पास ये दिख रहा है कि मेरे पास dq करके आ गया, q नॉट आ गया, r कैप करके इस रूप में मैंने इसके फॉर्मूले को दिखा भी दिया। लेकिन एक्चुअली में अगर मैं f वेक्टर निकालना चाहता हूं तो बता जरा यहां पर, क्योंकि तुमको पता है कौन सा केस है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी केस है। तो लैम्डा इक्वल टू कितना होता है? dq/dl। बोलो हाँ सर होता है। तो बताओ dq की वैल्यू कितनी निकलेगी? तो सर आएगा लैम्डा इंटू dl, लैम्डा इंटू dl। तो क्या इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं? जरा देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जी सर। और यहां पर लग जाएगा इंटीग्रेशन। अगर तुम छोटे से निकालोगे तो छोटे का निकलेगा, पर पूरे का निकालना है तो क्या लगाना पड़ेगा? इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। और डी क्यू जब भी क्या लिख दोगे? लैम्डा dl। ठीक है, ये क्यू नॉट है, क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर r कैप। ये निकल कर आया है क्या चीज? ये निकल कर आया है इस पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट के ऊपर का इलेक्ट्रिक फोर्स का ये वेक्टर फॉर्म है। वो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो लिमिट कहां से कहां चलेगी वो दिखाया जाएगा कि लिमिट क्या होगी। यानी ये लेंथ के लिए लिया है मैंने। किसके लिए लिया बच्चों? लेंथ के लिए। फोर लेंथ, ये L लिख दिया, मतलब फोर लेंथ, जितनी लेंथ पे चाहिए है ना। 0 से लेकर 2L चाहिए, 0 से लेकर 4L चाहिए, 0 से लेकर कितना चाहिए, जितनी लेंथ का चाहिए उतनी लेंथ का ये निकाल के रख देगा फोर्स। वो डिपेंड करेगा, न्यूमेरिकल करेंगे तो लिमिट लगाएंगे कहां से कहां तक जाना है। अभी मैंने सिर्फ ये लिख दिया है कि फोर लेंथ L, तो इसका ही वेक्टर फॉर्म आ गया। समझ में आई? इंटीग्रेशन क्यों आया अचानक से? इंटीग्रेशन क्यों प्रकट हो गया? सांप की तरह काटने के लिए कैसे आ गया ये? सर इसलिए आ गया क्योंकि पूरी लेंथ का निकालना है। आपने छोटे से हिस्से का निकाला है, छोटे से बड़ा करना होता है ना, छोटू से बड़ू करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सांप से कटवाना पड़ेगा। ठीक है जी सर। अच्छा ये बताइए कि अगर ये चीज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा? नाउ अगर तुमसे मैं बोल दूं कि मुझे बता दो बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सर निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो ये बताओ क्या रहा है? ये रहा F वेक्टर। अगर इस पूरे को Q नॉट से डिवाइड करूंगा तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा। सर सही बात है। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहां पर इंटीग्रेशन अपना लेंथ वाली रहेगा, यहां पर लैम्डा dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और ये हो गया हमारा r कैप। चाहो तो इसको r कैप को खोला भी जा सकता है। सबको पता है कि r कैप की वैल्यू कितनी होती है। r कैप की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? r वेक्टर डिवाइडेड बाय r। तो इसको क्यूब के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर कोई इसको ऐसे लिख दे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl, इसकी जगह पे r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि तुम डर के मारे इधर उधर भागते फिरो, यार ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। एक ही बात है। समझ में आया? अरे बोलो हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो आप किसी लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से, किसी लेंथ की वजह से आप क्या कर सकते हो, उसके किसी एक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि पॉइंट चार्ज से तो निकालना आता था, पूरी लेंथ की वजह से निकालना भी हमको आ गया है।
चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो तो भी इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकाल सकते हो, और चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो, और डिवाइड ही करना है क्यू नॉट। इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ पर क्यू नॉट है और यहाँ पर क्यू नॉट नहीं है, इन दोनों में देखो यही अंतर है, या इन दोनों में कंपेयर करो, कहीं से भी कंपेयर करो यही अंतर है। फॉर एल फॉर लेंथ, लेंथ के लिए कई बात क्लियर हो रही है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लो चार्ज समझ में आ रहा है अरे बोल दो हाँ सर आ रहा है समझ में। तो यार ये था हमारा क्या, फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओहो बहुत बढ़िया बात। अगर मैं कहता हूं आपसे किसके लिए, फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूं तो कैसे करोगे भाई, जरा देखो। मान लो एक सरफेस ले लेता हूं, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर क्या फैला देता हूं, चार्ज। फैल जाओ बे चार्ज चार्ज फैला दिया, वो भी कैसा, यूनिफॉर्मली, बढ़िया से फैलाया हुआ है चार्ज। अब चार्ज तो फैला दिया मैंने, लेकिन मैंने कहा कि भाई यहां से इस पॉइंट से लेकर यहां पर आकर इस पॉइंट पी पॉइंट पर निकालो, जो कि आर वेक्टर, आर डिस्टेंस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर है ये, ठीक है बच्चों। तो अब मुझे बता दो जरा कि इसको लेकर मैं कैसे निकालूं। तो सर वही पुराना काम कर लो, अब क्या कर लूं सर, तो जरा देखो क्या करूंगा मैं। यहां पर जाकर एक सेगमेंट कट कर लेता हूं, यहां पर जाकर एक छोटा सा एक सेगमेंट कट कर लेता हूं, और इस सेगमेंट के अंदर चार्ज होगा dq, और इसका एरिया कितना होगा, तो dA, इस छोटे से का, इसका पूरे का एरिया a है, तो इसका छोटा सा इसका एरिया कितना हो गया, dA एरिया हो गया, ये r के डिस्टेंस पे रखा पड़ा है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के हिसाब से अगर आ जाए सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, dq बाय dA होता है, जी सर। तो बता दो यार dq की वैल्यू कितनी निकली, तो सिग्मा इंटू में dA हो गया सर। फोर्स निकालो इसके बीच का, यहां पर क्यू नोट चार्ज ले लो, टेस्ट चार्ज, याद है छोटा चार्ज, टेस्ट चार्ज, ये वही टेस्ट चार्ज हमारे घर का छोटू। तो टेस्ट चार्ज ये लिया हुआ है, ये क्या लिया है बच्चों, याद रहे भूल मत जाना, ये क्या है, टेस्ट चार्ज। अब ये जो टेस्ट चार्ज रखा पड़ा है भाई, यहां से इसके बीच का फोर्स निकाल दो, कैसे निकलेगा, F इक्वल टू कितना, वही पुराना फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जी सर, क्यू नॉट और ये साथ में dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू में r कैप, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, ठीक है। ये F वेक्टर आ गया, क्या आ गया, F वेक्टर। अच्छा इसको dq को हटाना है तो मैं कैसे ले सकता हूं, तो F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट रहने दे, dq की जगह क्या ले सकते हो, सिग्मा इंटू में dA डिवाइडेड बाय r स्क्वायर r कैप, असली फॉर्मूला तो यही है, ये वाला, ठीक है। लेकिन तुमको पता है कि यहां पर क्या लगेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों किया तुम्हें पता चला, कैसे किया इंटीग्रेशन, क्योंकि तुम्हें पता है ये छोटा सा था, इसको बड़ा करना पड़ेगा, तो ये सरफेस के लिए हो गया इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है भाई, इंटीग्रेशन, समझ में आ रही बात है सर, ठीक है सर। एंड अगर तुमसे कोई बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बस क्यू नोट हटा दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नोट बाहर रखो अंदर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर बस मत रखना। इंटीग्रेशन सरफेस के लिए सिग्मा dA डिवाइड बाय r स्क्वायर इंटू में r यूनिट वेक्टर, ये आ गया। सरफेस के लिए निकालना हो तो ये सरफेस के लिए निकाल दिया, लेंथ के लिए निकालना हो तो लेंथ के लिए निकाल दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर बात समझनी पड़ती है, समझ लोगे तो बहुत मजा आएगा। इसलिए मैं कोई हर चीज को आपको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि कई बार बच्चों को वीक पॉइंट ना रह जाए, है ना। अगर वीक पॉइंट रह जाता है तो बच्चों को फिजिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो फिजिक्स क्या है, यही है कि कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लैरिटी के साथ हमको समझ में आ रहा है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से कॉन्सेप्ट सीखो और खूब प्रॉब्लम्स करो, अपना मजा आएगा फिजिक्स में, ठीक है। तो यही चीज है। तो मैं इसको थोड़ा रब करूँ बच्चों, तीसरा केस और आ जाएगा, आखिरी केस मुझे लगता है तीसरा केस तुमको के साथ, आप चिंता ना करो, आपकी सेना तैयार हो चुकी है, तीसरा तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन नहीं फिर भी करूंगा यार, राम जी का काम है, करेगा, ठीक है। तो अब यहां पर आ गया क्या, दूसरा। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है बच्चों, जिसकी हम बात करते हैं यहां पर, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है सारा, ठीक, हाँ, तो अगर मैं यहां पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेके चल रहा हूं तो जरा ये देखो, मुझे बताओ कि क्या सीन है, इसका सीन क्या कहोगे आप। क्यूब है ये भाई, लेकिन सॉलिड क्यूब है, और इसके अंदर भर दिया है मैंने चार्ज। क्या भर दिया इसके अंदर, चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज भर दिया, ठीक है सर। और इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा ले लो, एक छोटा सा क्यूब काट लो, जिसके अंदर चार्ज होगा dq और जिसका वॉल्यूम कितना होगा dv।
और इसी के पॉइंट की वजह से यहां पर एक पॉइंट P ले लो जहां पर आपको निकालना हो कि यहां पर जाकर Q0 है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। कैसे निकालूं? निकाल दो सर। तो F वेक्टर इक्वल टू कितना 1/4πε0, यहां पर चार्ज कितना है dq और यहां पर कितना Q0 डिवाइडेड बाय r² r कैप। ठीक है, और F वेक्टर इक्वल टू, भाई तुम्हें पता ही इंटीग्रेशन लेने वाला हूं यहां पर 4πε0 इंटीग्रेशन, फिर यहां पर क्या आ जाएगा क्योंकि dq हटेगा, तुमको पता होना चाहिए dq जब भी क्या आएगा बता दो यार। रो इक्वल टू कितना होता है dq बाय dv, तो dq की वैल्यू कितनी आ गई रो dv, वही लिखूंगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा रो dv, Q0 बाहर कर दिया मैंने, और r² r कैप। और अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या ख्याल है आपका, क्या ख्याल है आपका बताओ जरा। तो सर यहाँ आ जाएगा Q0 अपॉन में Q0 कट जाएगा 1/4πε0, फिर यहाँ पर क्या रो dv अपॉन में r² r कैप। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये निकाल दोगे ये, और क्या बोलते हैं अगर तुम्हें चाहिए तो ये कैप खोल भी सकते हो, कैप खोलना मैंने सिखा ही रखा आपको इस तरीके से। तो यार इस तरीके से तीन चीजों के यानी अगर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सीख रहे हो तो चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सीखने के लिए आपको तीन केस का पता होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम लोग, भाई डिसकॉन्टिन्यूस में तो वो अलग ही कहानी हो जाएगी, वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं तो उसको लेते नहीं। हमारे सिलेबस में सिर्फ कॉन्टिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ही है। हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में सब जगह पे क्या आएगा आपका कॉन्टिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ही आने वाला है। तो तीन डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। तो यार ये है हमारा क्या, पहला लीनियर, दूसरा सरफेस, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूशन को सीख लिया और दिखा दिया मैंने आपको कि किस तरीके से। अच्छा यहाँ पर ये v के टर्म में है तो मैं यहाँ पे लेता हूँ v के टर्म में है ना, वॉल्यूम के टर्म में ये चीज रहती है। गॉट इट? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर जो हम लोग देखेंगे क्या चीज। सबसे पहला केस लेते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर आप सीख रहे हो और मैं देखना चाहता हूं कि किस किस तरीके से इसमें केस लिए जा सकते हैं, तो कैसे कैसे चलेगा जरा समझना बच्चों। अगर मैं बोलता हूं एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं तो मुझे बताना जरा कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग इज केस ऑफ पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बी मैं बोल रहा हूं यहां पर क्या चीज भाई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सी क्या चीज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये नन। क्या बोलते हो, क्या आंसर है इसका? एक रिंग जो है ना, रिंग के ऊपर चार्ज फैला हुआ है, तो रिंग वाला इन चार केसेस में से किस में से आएगा? बोलो भाई, अरे बोलो क्या आएगा, बोलो। मेरे को लगता है कि भाई ये आएगा, रिंग वाला जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सर कैसे? जरा देखो, अगर ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया, तो अगर रिंग के ऊपर तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो भाई चार्ज तो इस पे सरफेस थोड़ी है, इसके ऊपर है तो लेंथ ही काट दो, इसको यहां से कट करो, ऐसा लंबी हो जाएगी वायर। तो ये केस किसका होता है? लीनियर चार्ज का होता है। रिंग का केस जो आएगा ना, याद रखना दिमाग में, रिंग वाले सारे केस किस में जाएंगे? लेंथ में जाएंगे। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? जी सर, चार्ज जितना भी होगा उसके हिसाब से निकाला जाएगा। तो इसीलिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस हम लोग पहले देखेंगे, डील करेंगे इनके सब जरिए कैसे कैसे क्या होता है। क्योंकि जो सरफेस वाला है और वॉल्यूम वाला है वो एक गॉस अंकल मिलेंगे कुछ देर बाद, इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में अगले जब फ्लक्स पढ़ाएंगे हम लोग। तो गॉस अंकल सरफेस और वॉल्यूम का चुटकियों पर निकालते हैं। लीनियर के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन लीनियर के लिए हम यहां से शुरू करते हैं, यही समझते हैं कैसे कैसे क्या होता है। तो जब लीनियर के लिए हम लोग कर रहे होते हैं तो जरा ये देखो एक बार, ये वाला हिस्सा रिंग है। अब मुझे रिंग की वजह से सेंटर पे निकालना है। तो पहले तो ये केस समझ में आ गया, क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कैसा ये, हाँ सर। तो अब हम बारी बारी से क्या लेंगे, टॉपिक लेंगे और देखेंगे कि किस किस तरीके से हम लोग निकालते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस में कैसे होता है जरा देखो। मैं यहां पूछना चाहता हूं सबसे पहली बात क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकले हैं ड्यू टू या एट सेंटर ड्यू टू, ठीक है, यूनिफॉर्मली
चार्ज्ड रिंग। ठीक है, आपके पास एक रिंग है यूनिफॉर्मली यानी कॉन्टिन्यूअस चार्ज है उसके ऊपर, यानी मैं बना के भी दिखा देता हूं आपको, है ना बच्चों। ये लो रिंग, और इस रिंग के ऊपर ऐसे क्या बिखेर दिया मैंने, चार्ज बिखेर दिया। तुम्हें पता है ना बच्चों ये टॉपिक क्यों आ रहा है, ये टॉपिक इसलिए आ रहा है कि यहां पर एक चार्ज नहीं होंगे, खूब सारे चार्ज जाएंगे। इससे पहले हम खाली पॉइंट चार्ज को डील करते थे, और अब हम पॉइंट चार्ज को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान देना एक बार, अब मुझे कहा जा रहा है इसके सेंटर पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस ही है, कैसे करें? तो चलो देखो, एक बात बताओ, पूरा चार्ज तो पता नहीं इस पर चार्ज कितना है, तो ये पता कि इतने सेगमेंट पे चार्ज कितना है सर, dq है। तो ये बता ये dq चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा सर, इधर बना देगा de। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये जो dq है सेंटर पे इधर बना देगा। अच्छा, क्या इसके जस्ट सामने, इसी के जस्ट सामने ये इधर, क्या इधर भी चार्ज होगा? छोटी सी लेंथ पे चार्ज कितना, dq। हाँ, ये किधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? तो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना देगा। क्या ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक को कैंसिल कर देगा? हाँ, सेम ही है, सब कुछ सेम है। अच्छा बताओ, यहां वाला dq जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो किधर बनाएगा? सर इधर बनाएगा। तो ये बताओ, क्या जस्ट इसके सामने भी कोई होगा? जस्ट इसके सामने बोलो। हाँ सर, तो ये जस्ट इसके सामने होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा? इधर बनाएगा, डी। यानी हर बार क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, हर पॉइंट के लिए इक्वल एंड अपोजिट केस मिल जाएगा, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एट सर्कल या सर्कुलर वायर एट एवरी सेगमेंट देयर इज, ठीक है, डायामेट्रिकली अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जो छोटे छोटे लिए मैंने यहां पर, एक्टिंग अपोजिट इन डायरेक्शन विच कैंसल आउट एंड गिव्स ई नेट 0। इसीलिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर आने वाला है ई नेट, उसका आंसर कितना आएगा? 0, है ना। तो रिंग, अगर कोई चार्ज रिंग है तो रिंग की वजह से अगर उसके सेंटर पे निकालोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हर पॉइंट का कोई इक्वल एंड अपोजिट बनता जाएगा और वो एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे, और कैंसिल करेंगे तो खत्म। समझ में आई बात ये? हाँ जी सर। चलो इसको मैं बोलता हूं केस नंबर 1। अब आ जाते हैं केस नंबर 2, जरा देखना एक बार, केस नंबर 2। अब केस 2 क्या है? केस 2 का मतलब ये पूरे रिंग की वजह से तो 0 आ रहा है, पर रिंग को अगर मैं आधा कर दूं तो देखो जरा, मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट इट्स सेंटर पे ही निकालेंगे और देखेंगे कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों ध्यान देना, ये हो गया मेरा सेमी सर्कुलर रिंग। ये क्या है? सेमी सर्कुलर रिंग। ऐसे मिला देता हूं। ध्यान समझना, बहुत अच्छा केस है ये। देखो इधर ऐसा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये बना दिया मैंने। अब इसके ऊपर चार्ज बिखेर दो, इनके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज, प्लस की जगह माइनस भी ले सकते हैं, प्लस से समझाया जा रहा है, माइनस वाले में बना दूंगा मैं डायग्राम, तो समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन बदलेगी, बाकी तो सब कुछ वैसे ही रहता है। ये कुछ ऐसा हो गया, ये इसका सेंटर हो गया बच्चों, ये ओ सेंटर है। इसका रेडियस बोल दो तो यहां से लेके यहां तक रेडियस कितना है? आर है। ये एक सिचुएशन है, और इसके जरिए मुझे क्या करना है, पता लगाना है कि इस सेंटर ओ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है। अब तो 0 नहीं बोल सकते आप, क्यों नहीं बोल सकते समझ लो। जैसे मान लो कि मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा सेगमेंट कट कर लेते हैं, एकदम छोटा सा, ऐसे। यहां तो थोड़ा बड़ा ही दिखाऊंगा मैं नहीं तो समझ में कैसे आएगा।
यहां से एंगल लिया मैंने, ये वाला एंगल थीटा, ये छोटा सा जो एंगल इसके अंदर बना हुआ है इसके अंदर वो है डी थीटा, और ये बहुत छोटा सा लेंथ है, ये बहुत छोटा सा लेंथ है बच्चों ये, और ये जो छोटा सा लेंथ है वो कितना है, dl है, और इस पे जो चार्ज है वो कितना है, dq है। छोटा चार्ज थीटा y एक्सिस देखो, यहां से थीटा पे जाके dl पे जाके छोटा सा कट कर दिया ये लेंथ। रेडियस r है, रेडियस कितना है बच्चों इसका, r है। तो इसकी जो लेंथ होती है यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी होती है, तो सर ये होती है dl इक्वल टू आर डी थीटा। dl कितना होता है, आर डी थीटा। कैसे, ये कैसे, ये तो भूल गए होगे ना बच्चों, मैं तुम्हें याद दिला देता हूं कि अगर कोई सेमी सर्कल होता है, जैसे मतलब कोई सर्कल ही है, मान ले कोई ऐसा सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ये मान लो थीटा है, ये एल है, ये आर है, ऐसा कुछ है बच्चों। तो जो ये एल होता है ना, ये एल, ये वाला आर्क लेंथ, वो आर इंटू थीटा के बराबर होता है। तो जरा देखो, ये भी एक सर्कल का एक सेगमेंट है, एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, जैसे ये वाला है। तो यहां से लेके यहां तक रेडियस कितना है, आर, और एंगल कितना है, डी थीटा, इसलिए डीएल, जो यहाँ की लेंथ छोटी लेंथ है ना, इसलिए आर डी थीटा। यहाँ बड़ी लेंथ थी तो एल इक्वल टू आर इंटू थीटा, आर को थीटा से इंटू कर दिया। ऐसे ही सर्कल का ये एक हिस्सा पार्ट, एक पला छोटा सा पार्ट है, इसलिए जो यहाँ की लेंथ होगी वो रेडियस इंटू में थीटा के बराबर होता है। मैथ्स का एक फॉर्मूला है, तो इसलिए ये कितना हो गया, आर डी थीटा। ठीक है भाई, पता चल गया ना ये चीज। हाँ, अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। तो ये बताओ कि अगर मैं कहता हूं ये dq चार्ज है, dq चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, तो सर इसी डायरेक्शन में एक लाइन खींच दो जो कि बनेगा DE। क्या बनेगा, DE। हाँ बिल्कुल DE बनेगा। सेम इसी के इस तरफ आ जाओ, इतने ही डिस्टेंस के ऊपर यहां पर भी आ जाओ, इस जगह पे। ठीक है भाई, इस तरफ एक सेगमेंट कट कर लो, डी थीटा। ठीक जी सर। तो अगर मैं ये कहता हूं वही सब कुछ बच्चों, वही आर डी थीटा डी एल सब कुछ वही, डी क्यू वही सब कुछ वही, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, तो सर इधर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड DE। ओके सर। तो बताओ ये थीटा है ना, ये वाला, ये तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। सोचो, ये वर्टिकली अपोजिट बहुत थिन होता है, बहुत थिन है, बहुत पतला सा होता है, बहुत पतला सा। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये DE है, तो ये कितना हो जाएगा, DE कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, DE साइन थीटा। भाई इस डी रेड वाले का दो कंपोनेंट आ गया। जी सर, या रेड को रेड वाले से लिख दूं, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। रेड वाला ना, तो ये देखो DE कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, DE साइन थीटा। ब्लू वाले को ब्लू से लिख देता हूं। इसका इस देखो, ये थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा, उतने ही डिस्टेंस पे जाके थीटा लिया बच्चों मैंने। तो ये थीटा है ना, ये थीटा, तो ये एंगल भी कितने का होगा, थीटा का ही होगा। तो ये बताओ DE है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा DE कॉस थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा बच्चों, DE साइन थीटा। समझ में आ रही बात ये। तो तुम सोचो कि यहां से लेकर काटना शुरू करता हूं, कट 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 कट, हर सेगमेंट का बनाऊंगा। तो हर बार जो सेगमेंट बनेगा, हर बार जो सेगमेंट बनेगा, DE कॉस थीटा इधर आएगा। देखो इधर से इधर आओगे, 0 से लेकर 90 तक आओगे, यहां तक आओगे बच्चों, इधर तक, यहां तक। तो यहां तक आने में क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक आने में रेड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड बनते जाएंगे, और उसका DE साइन थीटा इधर आता जाएगा, और DE कॉस थीटा इधर आता जाएगा। फिर जब यहां से यहां आओगे, इस वाले में, इधर वाले, इस वाले हिस्से में आओगे, तो आपका DE कॉस थीटा इधर आता जाएगा, और DE साइन थीटा उधर जाता चला जाएगा। समझ पा रहे हो भाई, हर तरफ से बनेगा ना, इधर वालों का DE साइन थीटा इधर बनेगा, इधर वाले का DE साइन थीटा इधर बनेगा, लेकिन दोनों का DE कॉस थीटा तो नीचे बनेगा। तो बताइए कि ये दो ही DE cos थीटा बनेंगे, या खूब जितने सेगमेंट लूंगा सबके DE cos थीटा नीचे आ जाएंगे, तो सबके DE cos थीटा नीचे आ जाएंगे। तो सबके DE cos थीटा नीचे की तरफ आएंगे, तो इसका मतलब मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा। एक नहीं होंगे, पता नहीं कितने सारे सेगमेंट होंगे, इसलिए सबका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। समझ में आ रही बात है। तो मैं इसको यहां पर लिखता हूं बच्चों, ये मिटा देता हूं, रिंग वाला केस। जरा देखो, बहुत ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं लिखता हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस लिख रहा हूं, यानी इसके, तो मैं बोल सकता हूं ड्यू टू इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन DE sin theta will cancel out
each other and becomes 0। यानी x एक्सिस के ऊपर तो कुछ बनेगा ही नहीं, x एक्सिस के ऊपर कुछ बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपको पता है कि ये इक्वल और कैसे लग रहे हैं, अपोजिट में लग रहे हैं हर चीज के लिए। अच्छा, अलोंग अगर मैं कहता हूं y एक्सिस जो नीचे की तरफ लग रहा है हमारे पास, अलोंग y एक्सिस, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो हम कहेंगे कि भाई इसमें तो DE cos थीटा लग रहा है बहुत सारा, तो जो अलोंग y एक्सिस लग रहा होगा इंटीग्रेशन होगा DE cos थीटा के। अब बोलोगे सर इंटीग्रेशन क्यों लिया है? तो बच्चों दो नहीं है ना यार, हर सेगमेंट का DE cos थीटा आएगा, पता नहीं कितने होंगे, तो हमने DE cos थीटा लगा दिया। तो ये बताओ यहां पर कि DE की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर DE की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो K dq बाय डिस्टेंस कितना r, ये तो बच्चा भी निकाल सकता है। इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। हाँ, तो ये बताओ कि EY यानी कि इंटीग्रेशन यहां पे क्या निकलेगा, तो सर ये निकल जाएगा आपका K dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और क्या आ गया, cos थीटा। क्या आ गया, cos थीटा। ओके, अब मैं ये कहता हूं आपसे कि यहां पर ये dq लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहां पर, dq। dq का मतलब बहुत छोटा चार्ज है, पर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, है तो कौन सी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये बताओ मुझे यहां पर, तो अगर कोई निकालना चाहता है यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा निकालना चाहता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, dq बाय dl, dq बाय dl पर यूनिट लेंथ पर ये होता है। तो dq की वैल्यू कितनी निकली, dq की वैल्यू बोलो बच्चों, तो dq की वैल्यू जो निकल कर आ रही है आपकी, वो आ जा रही है लैम्डा टाइम्स ऑफ dl, लैम्डा टाइम्स ऑफ dl जो लेंथ होगा इसका। जी सर, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, EY इक्वल टू K dq, जी सर, सॉरी dq को हटाओ, dq से कितना आ जाएगा, लैम्डा dl अपॉन में r स्क्वायर cos थीटा। लेकिन अगर थीटा के रेस्पेक्ट में जाना है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूं, जरा देखो, अभी मैं सब कुछ लिख रहा हूं, K लैम्डा dl बाय r, अच्छा एक मिनट, K लैम्डा dl की जगह क्या ले सकते हो, dl की जगह पे यहां देख लो, dl की जगह पे r d थीटा, dl की जगह पे क्या ले सकते हो, r d थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर cos थीटा। मैं यहां ब्रैकेट में जरूर लिख देता हूं, dl की जगह पे क्या लिख दिया, r d थीटा। तो बोलो क्या क्या बाहर आ रहा है यहां से, तो EY इक्वल टू, सर आपका वैल्यू बाहर कर दो, K बाहर कर दो, लैम्डा बाहर कर दो, एक R से R काट दो तो लैम्डा यहां पर आ जाएगा, और सर ये हो जाएगा cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा। अरे आया नहीं आया बोलो सर आ रहा है, अच्छा आ रहा है। तो ये बताओ मेरे को कि ठीक है सर, ये तो चलो ठीक है हो गया हमारे पास, ये बताओ कि लिमिट कहां से कहां तक लोगे, लिमिट कहां से कहां तक लोगे, देखो थीटा है ना cos थीटा, तो इसकी लिमिट कहां से कहां तक चलेगी। तो सर देखो ध्यान देना, मैंने इससे यहां पर ऐसे लिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक ऐसे लिया हुआ है, फिर मैं यहां से इधर आ रहा हूं, यहां से नहीं लिया है थीटा, गड़बड़ मत करवाना बच्चों। देखो यहां से थीटा लेता तो 0 से लेकर 90 ले लेता मैं सीधा, बट ऐसा नहीं हुआ है, थीटा यहां से चल रहा है, देखो यहां से यहां, तो यहां से यहां जाओगे तो 0 से 90, यहां जाओगे तो 0 से -90, 0 लेवल ये मेरे लिए, तो इधर +90 इधर -90, तो क्या चलेगा सर, चलेगा इसका -π/2 से लेकर प्लस का π/2, -π/2 से लेकर +π/2, गॉट इट, यस सर। ठीक है, तो अगर मैं ये निकालना चाहता हूं तो जरा क्या होगा, जरा देखो, EY इक्वल टू K लैम्डा बाय R, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का, तो सर cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, -π/2 से लेकर प्लस का π/2। प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, पर प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, यहां पर सीधा सीधा लिख दो, तो यहां क्या आ जाएगा साइन, यहां पर कितना बोलो π/2 माइनस का साइन माइनस का π/2। ठीक जी सर, ये बताओ कि ये कितना हुआ, तो सर ये EY, ये मिटा रहा हूं बच्चों थोड़ा है ना, ये अब जरा ये देखो, तो EY क्या निकला, सर निकला K लैम्डा बाय R, ये साइन 90 कितना होता है 1, माइनस माइनस प्लस साइन 90 भी कितना होता है 1, तो EY इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो यहां पर 2 हो गया ना, तो 2K लैम्डा बाय R, ये निकल कर आ गया। यही है अपना शानदार रिजल्ट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी 2K लैम्डा बाय R, और डायरेक्शन क्या होगी बोलो, डायरेक्शन होगी, जरा देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आ रहा है ना,
तो क्या होगा, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से अवे। और इस डायग्राम के लिए क्या होगा, तो नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉ, यानी अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूं तो हियर ये आ जाएगा ई वाई इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर माइनस जे कैप, इस चीज के लिए। मतलब सेंटर से कहां जाएगा, अवे जाएगा। अगर कोई बच्चा मुझसे कहता है कि सर अगर इस पे माइनस का चार्ज होता तो क्या होता, तो भाई इतना से चेंज होता, सिर्फ कितना चेंज होता जरा देखो एक बार। कहां लिखे, कहां लिख दे, यहां लिख दे, इस जगह पे लिख देते हैं। इसको मिटा देता हूं, ठीक है, मिटा रहा हूं। ये अगर कोई बोलता है मेरे से सर इसके प्लस की जगह पे माइनस होता तो क्या होता, तो भाई मैं दोबारा डेरिवेशन थोड़ी करूंगा इसके लिए, सिर्फ इतना करना पड़ेगा। सर क्या, माइनस 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 माइनस, और सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, ऊपर। ई नेट इधर लगेगा। तो ई नेट अगर ऊपर लग रहा है तो मतलब क्या हो गया, अगर नेगेटिव चार्ज है, क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए कैसा होगा, टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर से अंदर और सेंटर से बाहर, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि इसको तो नीचे भी लिख सकते हो ना, इस ग्राफ को ऐसे नीचे लाके, ये तो वेक्टर है, ऊपर भी दिखा दो नीचे दिखा दो, लेकिन टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ जा रहा है, और वो सेंटर से कहां जा रहा है, नीचे। तो प्लस और माइनस में इतना अंतर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएगी। पर रिजल्ट याद रख लो, 2k लैम्डा बाय आर, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, आर रेडियस, के कांस्टेंट तुम्हें पता ही है यहाँ पर। तो यार ये था किसकी वजह से, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से। तो अगर सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इजीली हम ये निकाल सकते हैं। आया समझ में? अच्छा सर समझ में तो आ रहा है थोड़ा। अगर मैं इस रिंग को जो पहले तो रिंग था, रिंग की वजह से 0, फिर सेमी सर्कल, अब उसका क्वाड्रेंट ले रहा हूं। उसका क्या ले रहा हूं, क्वाड्रेंट। तो समझना जरा क्वाड्रेंट कैसे होगा, इसको मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। देखो जरा ध्यान से, फिर मैं 1 लाख दुखों की एक दवा बताऊंगा। ये सारी डेरिवेशन को एक ही से निकाला जा सकता था। वो किससे, सर पहले दवा बता देते, नहीं, पहले सारा सीखो, फिर 1 लाख दुखों की एक दवा बताऊंगा। देखो जरा क्या है। पहले तो अगर मैंने देखा तो अब यहां क्या लिखना चाहता हूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्वाड्रेंट, ठीक है, सर्कल है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, सब कुछ वही है, पुराना केस ही है। तो जरा देखो मैं ऐसे बना देता हूं, पहले इसको ऐसे करके, और इतने हिस्से का ही बोल रहा हूं, सिर्फ इतने हिस्से का। तो इतने हिस्से पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे करते आए थे बच्चों, ऐसे कर दो डिस्ट्रीब्यूट। रेडियस कितने का, वही रेडियस r का है, यहां पर इस पॉइंट पर निकालना है। तो कैसे करोगे कि सर वही पुराना काम करो। क्या करें सर पुराना काम, तो ये है, देखो जाके एक सेगमेंट कट करो, कितने पे, डी थीटा, यहां से कितना एंगल थीटा, ये कितना dl, चार्ज कितना dq, अच्छा dl की वैल्यू कितनी rd थीटा। पुराना केस जैसे वैसे था, rd थीटा, वही सब कुछ वही बच्चों, ठीक है सर। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, इसकी वजह से, तो सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा de इधर, ठीक है, de। क्या ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये क्या आएगा सर, de cos थीटा। और क्या एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, हाँ सर बिल्कुल आएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, वो कितना होगा, de sin थीटा। इधर वाला cos, उधर वाला sin हो गया। हाँ, क्या इस बार 0 होने के चांसेस हैं इधर वाले पर, नहीं भाई, उधर वाला हिस्सा था तो उसका एक इधर बन के साइन वाला कैंसिल हो गया था, इस बार तो कोई कैंसिल नहीं होने वाला। तो कैसे करेंगे सर, अब तो यही बनेगा, यहां से लेकर यहां से कटिंग शुरू करोगे, काटते 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 नीचे तक लेकर आओगे। तो हर किसी का, जैसे यहां काटोगे तब भी डी साइन थीटा इधर बनेगा, सबका बनेगा यहां से। तो मैं आ जाता हूं अलोंग, मान लो एक्स एक्सिस पे आ जाता हूं, ये वाला। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इंटीग्रेशन चलेगा क्या चीज, de साइन थीटा। क्यों सर, इंटीग्रेशन कैसे ले लिया आपने, क्योंकि एक थोड़ी, ये तो एक सेगमेंट से डी साइन थीटा, पता नहीं कितने सेगमेंट बना सकते हैं हम यहाँ पर, उन सभी सेगमेंट की वजह से बनेगा तो डी साइन थीटा, इसलिए इंटीग्रेशन सम होता है, पूरा सम कर देता है, निकाल देता है। तो ये ई एक्स ऐसे रहेगा, हाँ, तो डी कितना बोलो, डी कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डी बता दो। यार यहाँ पे डी क्यू है, यहाँ आर डिस्टेंस के ऊपर कितना बनाएगा, तो सर बनाएगा के डी क्यू बाय आर स्क्वायर।
और साथ में क्या रहेगा साइन थीटा। तो ई एक्स इक्वल टू यहां पर हो गया के, डी क्यू की जगह पे लैम्डा डी एल, अब तक तो पता चल गया होगा क्यों लगता है, और यहां पर कितना हो गया आर स्क्वायर। उसके बाद जरा ई एक्स निकाल रहे हो तो भाई क्या कर, के लैम्डा अभी तो यहीं अंदर रखो, के लैम्डा डी एल की जगह पे आर डी थीटा, डी एल की जगह पे आर डी थीटा, यहां पर बच्चों वही साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर स्क्वायर, एक आर से आर कट गया, जो कांस्टेंट है उसको बाहर करो, के लैम्डा बाय आर बाहर, फिर क्या बच गया बच्चों यहां पर, यहां बचता है साइन थीटा डी थीटा। लिमिट बताओ, लिमिट, ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, यहां ये नहीं इनिशियल, ये इनिशियल है क्योंकि थीटा से लिया गया है, वर्टिकल से लिया गया है, तो यहां से लेकर यहां तक आओगे तो कितना हो जाएगा बता दो। हाँ सर 0 से 90, 0 से 90, ठीक, हाँ सर। तो ई एक्स इक्वल टू कितना, के लैम्डा बाय आर, हाँ साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, 0 से लेकर कितना पाई बाई 2, तो ई एक्स इक्वल टू कितना आया के लैम्डा बाय आर माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस कॉस 0, कॉस 90 कितना होता है 0 और कॉस 0 कितना होता है 1, तो के एक्स ई एक्स यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना आ रहा है के लैम्डा बाय, तो 1 ही है तो के लैम्डा बाय आर आ जाएगा, के लैम्डा बाय आर। तो बताइए कहाँ ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो मैग्नीट्यूड निकाला जा रहा है। अच्छा सिमिलरली, ठीक है ना, सिमिलरली अलोंग y एक्सिस यानी ई वाई निकालना होगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, y एक्सिस पे कौन है ये वाला है, तो यहां क्या आ जाएगा डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, सब कुछ वही कर दो फटाफट, जरा देखो ई वाई इक्वल टू डी की जगह पे के डी क्यू बाय कितना आर स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा कॉस थीटा, ई वाई इक्वल टू के डी क्यू की जगह पे वही पुराना काम बच्चों, लैम्डा डी एल, लैम्डा डी एल, और फिर यहां पर आ जाएगा कितना आर स्क्वायर कॉस थीटा, यार सीधा सीधा लिख दूं बच्चों पुराना काम, डी एल की जगह पे कितना आ जाएगा के लैम्डा आर डी थीटा आर स्क्वायर कॉस थीटा। तुम्हें दिक्कत ना हो इसके लिए मैं बार बार कर देता हूं तुम्हारे लिए, है ना, और ये हो गया कॉस थीटा। लिमिट कहां से कहां तक, वही 0 से लेकर 90 तक ही थीटा चलेगा, तो 0 से लेकर कितना हो गया 90 तक पाई बाई 2। अब इसका डी थीटा भी है साथ में, अब इंटीग्रेशन करके बताओ उसका क्या आएगा के लैम्डा बाय आर, फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस का रहेगा साइन थीटा 0 से लेकर कितना पाई बाई 2, तो ई वाई इक्वल टू आ रहा है के लैम्डा बाय आर, यहाँ कितना आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस का साइन 0, और आपको बता दूं इंफॉर्मेशन के लिए कि साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ई वाई भी कितना आ गया के लैम्डा बाय आर। क्या दोनों सेम आए, बोलो, हाँ दोनों सेम आए, दोनों कैसे आए सेम, जितना इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उतना ही इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालूं, रिजल्टेंट कैसे निकालूं, ई एक्स पे निकल गया ई वाई, यानी रिजल्टेंट कितना आ रहा होगा, तो रिजल्टेंट देखो आप, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट जो निकलेगा वो सर निकलेगा आपका ई आर अंडर रूट में ई एक्स का स्क्वायर और ई वाई का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दो तो आएगा बच्चों कितना अंडर रूट, और दोनों सेम ही है यार, तो इसको ई मान लो दोनों को, तो ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2 आएगा, अंडर रूट 2 और ई की वैल्यू कितनी यही है, तो आ रहा है आपका √2 के लैम्डा बाय आर, ये रिजल्टेंट है, और इस डायरेक्शन में जाएगा बीच में से कहीं 45 डिग्री के एंगल पर, √2 के लैम्डा बाय आर, सर्कल की वजह से 0, सेमी सर्कल की वजह से जस्ट 2 के लैम्डा बाय आर, है ना, इसकी वजह से निकाला था हमने यहां पर, और अब जो निकला है वो के लैम्डा बाय, यहां पर √2 के लैम्डा बाय आर, तो सर्कल की वजह से भी निकाल दिया, सेमी सर्कल की वजह से भी निकाल दिया, और क्वाड्रेंट की वजह से भी निकाल दिया। इसका एक जनरल केस होता है, यानी अगर मैं आर्क का निकाल दूं तो आर्क की हेल्प से मैं तीनों के निकाल सकता हूं, वो आर्क वाले को ही मैं कह रहा हूं कि वो लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाएं, चलो आजमाएं, देखो आप, इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान रखना क्वाड्रेंट की वजह से इस डायरेक्शन में 45 डिग्री के एंगल पर √2 के लैम्डा बाय आर का इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है, ओके, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो अब है क्या चीज
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क एट इट्स सेंटर, और इसको कहा जाता है जनरल केस। इसको बोल देते हैं हम लोग जनरल केस। जनरल केस क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे जितने मैंने पिछले डेरिवेशन किए थे वो सब बनाए जा सकते हैं। जितने पिछले किए ना वो सारे इससे बन सकते हैं, इसे जनरल केस बोलते हैं। और जैसे मैंने बोला, लाख दुखों की एक दवा, लाख दुखों की एक दवा। चल, दवा की बात मत करो सर, दवाई कड़वी होती है, पर कड़वी है लेकिन काम की होती है। तो देखो जरा, तो यहां देखे जरा कैसे करेंगे। तो आर्क का मतलब होता क्या है? आर्क का मतलब तो सिर्फ ये होता है कि इतना ले लो, सिर्फ छोटा सा हिस्सा ले ले सर्कल का, यहां से ऐसे सेंटर पे ऐसे ही मिला दो। सर्कल का ही पार्ट है, बस आर्क लिया है, ठीक है। पहले क्या लिया था? पूरा सर्कल, फिर सेमी सर्कल, फिर क्वाड्रेंट लिया था, और अब कितना ले रहा हूं? अब इतना ले रहा हूं। चार्ज फैला दो उसके ऊपर, चार्ज सूखने के लिए डाल दो। ठीक है, ये हो गया चार्ज, ऐसा करके, ठीक है। रेडियस कितने का? वही आर का रेडियस हो गया, है ना। अब यहां से आपको पता है वर्टिकल एक्सिस बना दिया मैंने यहां पर, ऐसे करके, ठीक है। मैं बता देता हूं आपको कि वही पुराना काम, कटिंग सेटिंग, आओ कटिंग करें। ये देखो, ये कितना? डी थीटा, ये कितना? डी एल, और ये कितना? आर डी थीटा। यहां चार्ज कितना? बोलो बच्चों, डी क्यू। पुराना यार, रिपीट तो हो रहा है बार बार। यहां से एंगल कितना? थीटा, वर्टिकल से थीटा, ये थीटा है। ओके सर, तो सर ये बताओ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा इसकी इस सेगमेंट की वजह से? तो सर इधर बना दो ना, इधर क्या बन जाएगा? डीई। बिल्कुल बनेगा डीई। इसका एक कंपोनेंट कहां आएगा? इधर। इसका एक कंपोनेंट कहां आएगा? इधर। देखो ये थीटा है, देखो इन दोनों के बीच का, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? डीई कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा? डीई साइन थीटा। हो जाएगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, ठीक है। ओके, अब मैं कहता हूं आपसे कि पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक पूरा अल्फा है, पूरा एंगल अल्फा है, और क्या है, ठीक है। ओके, सिमिलरली अगर यही कटिंग यहां कर दी जाए, इस जगह पे आके कर दी जाए, इस जगह पे आ जाओ, कटिंग कर दो। आओ भाई कटिंग करें, कटिंग करें, करो। यहां पर आके एक कटिंग कर दो, ये सब कुछ वही जैसे पहले किया था, सब कुछ वही। तो इधर कटिंग करोगे तो इस तरफ बनेगा डीई। जी सर, इतना ही एंगल पे ले लो थीटा। फिर इधर से दो कंपोनेंट बन जाएंगे इसके। सर ये थीटा होगा तो ये भी कितने का हो जाएगा? थीटा का ही होगा। तो ये इधर कितना हो जाएगा? सर इधर आ जाएगा आपका डीई कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा? डीई साइन थीटा। फिर वही केस है, सर्कल जैसा, सेमी सर्कल जैसा है, पर रिजल्ट चेंज हो जाएगा। जरा देखो कैसे। फिर वही पुरानी कहानी, अलोंग आ जाओ बच्चों। अगर मैं बोलता हूं एक्स एक्सिस के अलोंग के क्या खास बात है? कैंसिल हो जाएगा। तो बोल सकता हूं कि डीई साइन थीटा एक्टिंग इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो they will cancel out and becomes 0, और 0 हो जाएगा भाई, कट जाएगा। डी साइन थीटा काट देगा, खत्म कर देगा। लेकिन इन सब की वजह से बीच में जुड़ता चला जाएगा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। तो अगर आप आ जाते हो किसके अलोंग वाई एक्सिस पर आते हो, तो वाई एक्सिस पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा वो इंटीग्रेशन होगा डीई कॉस थीटा का, डी कॉस थीटा, वही पुरानी बात बच्चों। तो ई वाई इक्वल टू डी कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा आपका के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। डी क्यू चार्ज है ना, तो ई वाई इक्वल टू, यही पुरानी कहानी, डी क्यू की जगह पे कितना बोलो? लैम्डा डी एल।
लैम्डा dl, और ये आर स्क्वायर कॉस थीटा। रटवा दूंगा मैं तुमको, टेंशन ना लो। रटवाने का मतलब कर करके ऐसा याद करवाना है, ऐसा नहीं, नेगेटिव पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा आर डी थीटा, सेम टाइप की डेरिवेशन है ना बच्चों, तो थोड़ा करते करते आइडिया लग जाता है। और यहाँ क्या हो जाता है कॉस थीटा, आर से आर कट गया, फिर वही पुरानी कहानी। तो क्या हो जाएगा सर, ये बाहर आ जाएगा, के बाहर, लैम्डा बाहर, आर बाहर, यहाँ आ गया कॉस थीटा और डी थीटा। लिमिट बताओ, असली केस तो लिमिट है। लिमिट बताओ, लिमिट 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 बताओ क्या होना चाहिए। पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ अल्फा है, तो इतना एंगल तो अल्फा बाई 2 होगा, ये वाला एंगल अल्फा बाई 2, ये वाला एंगल कितना होगा अल्फा बाई 2, ये वाला एंगल भी कितना होगा अल्फा बाई 2। इधर माइनस का अल्फा बाई 2, इधर प्लस का, तो माइनस का अल्फा बाई 2 से लेकर प्लस का अल्फा बाई 2। अरे बच्चों ये पूरा अल्फा है ना, तो आधा अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2, इधर प्लस का, इधर किसका हो गया माइनस का हो गया। जैसे कि भी सेमी सर्कल में किया था वही तो है। हाँ सर, तो जरा देखो ई वाई इक्वल टू क्या हो गया, के लैम्डा बाई आर, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर प्लस का अल्फा बाई 2। तो ये बोलो जी क्या आना चाहिए, तो के लैम्डा बाई आर साइन थीटा हो गया है, तो रख दो यहां पर साइन अल्फा बाई 2 माइनस का साइन माइनस का अल्फा बाई 2, माइनस प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2, माइनस माइनस प्लस। तो ई वाई इक्वल टू कितना हो गया, के लैम्डा बाई आर, यहां कितना आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2, यानी ई वाई कितना आ रहा है तो 2, ठीक है, के लैम्डा बाय आर, और यहां आ गया साइन अल्फा बाय 2। ये है मेरा प्यारा सा रिजल्ट, है ना। जब मैं क्लास 12th में था तो भाई साहब मैं इसको याद कर लेता था कि भाई ये मेरा सबसे धाकड़ और शानदार फॉर्मूला है। इसके जरिए सर्कल के सारे केस कितनी भी कटिंग कर दो। अभी तो मैंने सिर्फ 2-3 कटिंग करी थी, कोई बोल दे कि 30 डिग्री पे काट दो, कोई बोल दे 15 डिग्री पे काट दो, कोई बोल दे कि सर्कल का सिर्फ 10 डिग्री काट दो, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। तो हम पगला जाते हैं पिछली डेरिवेशन के हिसाब से। तो ये इसीलिए बोला मैंने लाख देखो कि एक दफा सर्कल रिंग, सर्कुलर रिंग के सारे केस इस फॉर्मूले से चुटकियों में निकल कर आएंगे। चुटकियों में कैसे मैं बताऊंगा फिलहाल। जैसे कि तुमने ये देखा कि सारा हमने डेरिवेशन कर दिया है, और डेरिवेशन करने के बाद किसी आर्क की वजह से इतना निकल कर आ रहा है। अब इसकी हेल्प से देखो सारे केस मैं करके दिखा दूंगा आपको, और कुछ नहीं, एक ये डेरिवेशन कर दिया, और डेरिवेशन करने के बाद तो फिर तो आपको पुट करना है, निकालते जाओ, पुट करना है, निकालते जाओ। समझ में आई बात। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं हम लोग, तो ये सारी चीज हमको पता होनी चाहिए। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसका तो हर बार सब कुछ बाल पता होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों के लिए रिजल्ट ध्यान रखनी पड़ता है, तो इसका रिजल्ट ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीजें ना दिमाग में हमेशा रहती है। अब तुम क्या कूलॉम्स लॉ बार याद करने बैठते हो कि नहीं कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला बार नहीं याद हो गया, याद हो जाता है। ऐसे ही यहां पर ये फॉर्मूला भी याद कर लेना, 2 के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, जो कि एक आर्क के लिए सेंटर पे बना हुआ एंगल है। और इससे सारे केस निकाल के दिखाता हूं, ध्यान से बने रहो इसमें। थोड़ा देखो जरा, मैं मिटा रहा हूं। ओके ठीक है यार, बैठ के बच्चों प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस जरूर करना, तो मैं बहुत अच्छा लगेगा। जरा कैसे, जरा देखो। सबसे पहली बात, अभी जो रिजल्ट निकल कर आया वो मैं यहां लिख देता हूं। क्या निकल कर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, जो अभी निकल कर आया था वो क्या था 2 के लैम्डा बाय आर, और यहां था साइन अल्फा बाय 2। यही तो रिजल्ट निकाला है मैंने आर्क की वजह से। हाँ सर, बिल्कुल सर। अच्छा चलो बताओ, देखो केस नंबर 1 मैं लिखता हूं यहां पर कि व्हेन आर्क इज कन्वर्टेड टू सर्कल, कंप्लीट सर्कल। अगर मैं कंप्लीट सर्कल में आर्क को बदल दूं, ठीक है, तो कैसे होगा। आर्क कैसा था बोलो सर, आर्क ऐसा था, ये आर्क था, एंगल कितना था इसका, थीटा कितना था, थीटा सर अल्फा था। इसको कन्वर्ट कर दो, कन्वर्टेड टू किसमें, सर्कल। ये बना दे सर्कल, तो बोलो क्या हुआ, थीटा का क्या हाल होगा, थीटा क्या होगा, तो सर थीटा आपका 2 पाई हो जाएगा। ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इसके अंदर यू मे से कि अल्फा जो है आपका वो 2 पाई के बराबर हो गया।
तो जरा मुझे बताओ पहले इसका फॉर्मूला कितना था, तो सर इसका फॉर्मूला था आपका E इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r और साइन अल्फा बाय 2। यहां पर अल्फा की जगह पे क्या रख दिया, 2 पाई रख दो तो कितना आ जाएगा, तो E इक्वल टू आ जाएगा 2k लैम्डा बाय r साइन, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 2 पाई बाय 2, यानी 2 से 2 कट गया, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। देखो आ गया ना आ गया कि नहीं आ गया। केस 1 याद कर, सर्कल जब मैंने थोड़ी देर पहले कराया था, सिमेट्री की वजह से कैंसिल होकर 0 हो गया था, तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, ये कन्वर्ट हो गया भाई सर्कल के अंदर, तो ऐसा आंसर आ गया है ना। बोलो हाँ सर, यहाँ पर थीटा किसके बराबर था, बोलो 2 पाई के बराबर, तो थीटा 2 पाई के बराबर हो गया तो वो सर्कल बन गया था, सर्कल बन गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0 आ गया, दिख रहा है तुमको। केस नंबर 2, केस नंबर 2, जब मैं इसी आर्क को जो कि एंगल अल्फा पर है, इसको कन्वर्ट कर देता हूं, यहां ले लेता हूं कन्वर्टेड, है ना, कन्वर्टेड इनटू किसके अंदर, किस में कन्वर्ट कर दूं, सेमी सर्कल में, ये लो, तो थीटा बोलो कितना हुआ, अल्फा को बदल के कितना कर दिया, तो सर अल्फा इक्वल टू आपका पाई हो जाएगा। भाई ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। जैसे यहाँ एंगल कितना था, अल्फा था, तो वहाँ कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 180 डिग्री का हो गया तो फॉर्मूला बताओ मेरे लाल, के लैम्डा बाय आर, यहाँ पर कितना हो जाएगा बता दो, साइन, और यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2। तो क्या हुआ, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो बोल क्या आंसर आया, तो सर आ गया E इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर। देखो ये रिजल्ट आया था ना, इसीलिए मैं कह रहा था लाख धोखे की दवाई है। तो आर्क से सेमी सर्कल भी हो गया, आर्क से सर्कल भी हो गया। अब केस 3 देखो, केस 3 कि ये आर्क है अल्फा एंगल पर और कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेंट। अब इसको क्वाड्रेंट हो दो ऐसे, क्वाड्रेंट पे एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर बच्चों, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा सर, E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन 90 मतलब पाई बाई 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। अरे पाई बाई 2 था ना, तो पाई बाई 2 रखो तो पाई बाई 4 आ जाएगा। और पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाई 4, 1 बाय रूट 2। तो क्या आंसर है, देखो रूट 2 है, रूट 2 से काट दे इसको, तो कितना आ रहा है, E इक्वल टू रूट 2k लैम्डा बाय आर। आगे ना सारे के तुरंत चुटके में डराई। तो असली हीरो कौन है, आर्क। अगर आर्क का फॉर्मूला पता है तो आपको सर्कल बनाना हो, सेमी सर्कल बनाना हो, या कुछ भी बनाना हो, कितना भी कटिंग कर लो सर्कल का, वो सारे केस बस थीटा पता होना चाहिए और आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। और याद रहे ये सब क्या है भाई, चार्ज रिंग है ना, सब के सब कौन है, ये चार्ज है ना, ये शेप नहीं है, ये सब चार्ज रिंग है सारे। ये बात पता होनी चाहिए आपको, कॉन्टिन्यूसली कैसे है ये चार्ज है। तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ रहा है तुम्हारे आंखों के सामने, ये समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए आपने अगर आर्क का सही से किया है तो उसका मतलब आपको सारा सर्कल का रिंग वाला पार्ट तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट हो गया, क्लियर होगी बात ये सर, हाँ जी सर। थोड़ा सा मैं इसके अंदर और फीलिंग दिलाता हूं आपको बढ़िया से, है ना, कुछ डायग्राम के जरिए। इसको मिटा रहा हूं बच्चों, इसको मिटा रहा हूं, बहुत ध्यान से, है ना, नोट कर लेना, इसको मिटा रहा हूं। तो यार ये पता चला कि असली हीरो तो आर्क है, आर्क वाला आया तो सब आ गया, इसलिए इसको जनरल केस और लाख दुखों की एक दवा नाम दिया है मैंने, ठीक। अच्छा चल देख जरा, यहां देखना, एक चीज देखना बच्चों, जरा समझो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। जैसे मान लो ये रिंग हाफ वाला रिंग है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल सर, है ना, ऐसे करके मैं यहां बना दे रहा हूं, यहां पर भी रिंग बना दे रहा हूं, बिल्कुल सही सर। ये बताओ कि अगर मैंने यहां पर पॉजिटिवली चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये इसका सेंटर, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, और ये इसका सेंटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर और कितनी बनेगी ये याद रख लो डायरेक्टली। तो सर बताओ कितना बनेगा, तो सर इसका जो बनेगा वो नेट इस तरफ बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी आपकी वो इधर बनेगी, और किसके बराबर बनेगी, तो E इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर। इसका कहां बनेगा सर, तो सर इसका इधर बनेगा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड,
और इसकी वैल्यू कितनी, उतनी ही होगी 2k लैम्डा बाय आर। देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहा है और ये कहां आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। कहां आ रहा है, नीचे की तरफ। तो अवे फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स सेंटर, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या हो गया, अवे फ्रॉम सेंटर, और ये कैसा था, टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, ओके, ये हो गया सेमी सर्कल। क्वाड्रेंट का देख लो, क्यों बता रहा हूं, काम आएगा भी, जहां देख लो। देखो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सारे कर पाओगे, नहीं तो क्या होता है यार, रट लोगे तो भाई लटक जाओगे भाई। रटने का कोई काम नहीं करना बच्चों अपने को, अंडरस्टैंडिंग बाद में बतना, ब्रीफ नोट बनाओ और कैसे भी याद करना है तो करो, मुझे नहीं पता, लेकिन आना चाहिए आपको। ये सिचुएशन है। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट वो किधर आएगा सर, इस डायरेक्शन में आएगा 45 डिग्री के एंगल पर। कितना, √2k लैम्डा बाय आर। और इसमें कहां जाएगा, तो सर इसमें इधर जाएगा 45 डिग्री के एंगल पर, रिजल्टेंट है ये, और E इक्वल टू √2k लैम्डा बाय आर। समझ में आ रही बात ये चीज। इनकी जो चार्ज डेंसिटी दी गई है वो लैम्डा है, पूरा लैम्डा ना, पूरा लैम्डा है, यानी कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा लैम्डा करके दी गई है, ऐसे करके। अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर एक सवाल बना दूं तुम्हारे लिए। अगर तुमने ये जो अभी भी सीखा है, इसके ऊपर अगर मैं एक क्वेश्चन बना दूं तुम्हारे लिए और तुम देखता हूं कैसे डील कर पाते हो, कितनी अंडरस्टैंडिंग बना पाते हो, तो जरा देखना बच्चों एक बार, है ना। इसको मैं रब कर देता हूं, आपको ये डायरेक्शन समझा दिया मैंने, ताकि डायरेक्शन आपको याद रहे किस किस तरीके से बनाई जाती है। एक तुम्हें पता है ये किधर चलता है, किधर चलता है, उसका रिजल्टेंट बीच में आ जाता है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। सर्कल का तो 0 होता है, और क्वाड्रेंट का जो है, आर्क का जो है, आर्क का तो भाई एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, उससे सारे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूं आपसे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ पे निकालना है, और डायग्राम ये है, देखो देखो, ये प्लस का चार्ज, ये माइनस का चार्ज, ठीक है, ये है लैम्डा, ये भी है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही है। और कहां पर निकालना है, ओ पे निकालना है। कैसे निकाले, अब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो भट से कर दोगे, नहीं तो फिर लटक जाओगे, ध्यान से ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं अगर नहीं हुआ होगा तो। ये बताओ कि इतना हिस्सा पहला पार्ट मान लिया जाएगा, ये वाला जो है वो दूसरा पार्ट मान लिया जाएगा। ये 2 सेगमेंट बना दिए मैंने इसके। इस वाले, ये तो क्वाड्रेंट हो गया ना 90 डिग्री वाला, इतना हिस्सा सिर्फ क्वाड्रेंट हो गया, तो क्वाड्रेंट की वजह से किधर बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सर इधर बनता है 45 डिग्री के एंगल पर। तो पॉजिटिव की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों इस तरफ आ जाएगी, √2k लैम्डा बाय आर। अब ये माइनस वाला है, तो माइनस वाले की वजह से टुवर्ड सेंटर की तरफ, यानी क्वाड्रेंट है ना, तो क्वाड्रेंट में 45 डिग्री के एंगल पर इस डायरेक्शन में चले जाएगा। 45 डिग्री के एंगल पर, ये 45, ये 45, ये दोनों कितने पर आ गए, 90 पर। ये होगा कितना, वही 2k लैम्डा बाय आर, √2k लैम्डा बाय आर। अब बच्चों ये बताओ मेरे को कि अगर मैं बोलता हूं कि इसका रिजल्टेंट निकालो, तो क्या ऐसा ही पैरेललोग्राम टाइप का बन जाएगा, बन जाएगा सर, और उसके बीच में कहीं यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका एक रिजल्टेंट आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा बच्चों, रिजल्टेंट आ जाएगा। समझ पा रहे हो, इस तरीके से एक रिजल्टेंट आ जाएगा इसके अंदर। तो बताओ रिजल्टेंट क्या निकलेगा बच्चों, इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, तो E इक्वल टू जो रिजल्टेंट निकल कर आ रहा है इन दोनों का स्क्वायर। एक ही जैसी चीज है, इसको किसके बराबर मान लो, E के बराबर मान लो, इसको भी किसके बराबर मान लो, E के बराबर मान लो। तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहां हो जाएगा E का स्क्वायर प्लस में E का स्क्वायर, यानी √2 टाइम्स ऑफ E। और यहां पर E इक्वल टू ऐसे रहेगा, √2 ऐसे रहेगा, E की जगह भी क्या लिखे, यही लिखोगे √2 टेक k बाय यहां पर लैम्डा आर, यानी कि आ गया 2k लैम्डा बाय आर। समझ में आ रही बात ये चीज। तो इस तरीके से आपने ये निकाल दिया, इस तरीके से आपने ये निकाल दिया, तो निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से। अगर मान लो इसी डायग्राम में इतना थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, क्या चेंज करता हूं वो देखो जरा एक बार। मान लो कि ये इस तरीके से है, ऐसे बनाया मैंने यहाँ पर, हाँ सर, ये हो गया प्लस 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 प्लस, ये भी प्लस 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 प्लस, लेकिन ये 2 लैम्डा इस बार और ये लैम्डा इस बार। क्या कहते हो, ओ पे निकालना है, ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कॉन्सेप्ट ठीक होगा तो सारे क्वेश्चन आप झट से कर दोगे आप। बताओ क्या होगा बच्चों यहाँ पर, तो बताता हूँ जरा। इस क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लो, इसको सेकंड क्वाड्रेंट मान लो, तो इसकी वजह से कहाँ लगेगा, इसकी वजह से,
तो सर इसकी वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा, इसकी वजह से कहाँ लगेगा तो सर इस डायरेक्शन में लगेगा। समझ पा रहे हो है कि नहीं? ये इस तरीके से समझ पा रहे हो, हाँ ऐसे, ठीक है। ये तो अगर कहोगे तो रिजल्टेंट यहाँ कहीं बीच में यहाँ पर रिजल्टेंट आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है ना तो इसके थोड़ा क्लोज रहेगा, ऐसे करके ये रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट इस लाइन पर नहीं आएगा इस बार, इस लाइन पे इसलिए नहीं आएगा बच्चों क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो रिजल्टेंट ज़्यादा मैग्नीट्यूड की तरफ रहता है हमेशा इस तरफ। तो ये कितना होगा, ये किसने बनाया, इसने बनाया, इसने, तो कितना हो गया याद रखो कि क्वाड्रेंट के हिसाब से कितना होता है √2k, लैम्डा की जगह पे आ जाएगा 2 लैम्डा बाय r, और ये कितना √2k लैम्डा बाय r। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो रिजल्टेंट क्या निकला, रिजल्टेंट निकाल दो बच्चों, कितना आ जाएगा, यही चीज है, तो इसको 2√2 है ना, 2√2k लैम्डा बाई r। अगर मैं इसको e मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं e, इसको क्या मान लो e मान लो, तो ये कितना आ जाएगा, 2e आ जाएगा दुगुना। तो यानी कितना हो जाएगा बच्चों, e का स्क्वायर प्लस में 2e का स्क्वायर, 2e का स्क्वायर। 2e कैसे है, ये देखो ना 2 लैम्डा है तो 2√2k लैम्डा बाई r आ जाएगा, तो यहाँ पर 2e हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट कितना आ गया, तो सर आ गया e स्क्वायर प्लस का 4e स्क्वायर, यानी कि √5e निकल आया। तो √5 ऐसे ही, और ये e की जगह पे क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे, हाँ सर, तो आ जाएगा √2k लैम्डा बाय r, यानी √10k लैम्डा बाय r। इस तरीके से आपने निकाला। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? यार इस तरीके से हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो सर्कल वर्कल का सारा लोचा वोचा समझ में आ गया है ना, बोलो हाँ। इसको 2 पार्ट में सॉल्व कराऊंगा बच्चों, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 और भी आएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको आज के लिए एक कुछ क्या दे देता हूं, होमवर्क देता हूं, ताकि आप इस तरह की क्वेश्चन घर से करके आ सको और आपको ऐसा लगे कि हाँ सर हमने सब कर लिया है। तो तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन है जो तुम खुद से क्या करके आओगे बच्चों, ट्राई करके आओगे। ठीक है, मैं होमवर्क दे रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, जरा देख लो, ये करके लाना तुम। ठीक है, पहला, ठीक है, पहला जरा देख लो, ये है तुम्हारा होमवर्क सर। ठीक है, प्लस लैम्डा, ठीक, माइनस लैम्डा, समझ गया ना? माइनस लैम्डा का मतलब नेगेटिव चार्ज है, यहां पर निकालना है ऊपर। दूसरा देखो, प्लस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा। तीसरा ठीक है, प्लस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा। चौथा ठीक है, प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा। ठीक है, तो यार ये जो एक तुम्हारा ये 4 क्वेश्चन है, और एक आखिरी का स्पेशल और दे देता हूं मैं यहां पर, स्पेशल प्रॉब्लम। ठीक है, वो भी ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं आपको सॉल्व करके जरूर बताऊंगा। कि एक रिंग है ऐसे, और इस रिंग में इतना हिस्सा मैंने कट कर दिया, तो O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो याद रखना कि ये जो कटा हुआ हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा जो कटा हुआ है वो dl है। ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, r है, रेडियस r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर O पर कितना बनेगा अगर एक छोटा सेगमेंट काट दिया है? तो दीज आर द ऑल होमवर्क क्वेश्चंस फॉर यू, कि आज का जो टॉपिक तुमने रिंग वाला सीखा है वो किस तरीके से होगा। तो 2 पार्ट में चलेगा, अगले पार्ट में मैं लेकर आऊंगा सर्कल की वजह से एक एक्सिस के ऊपर कितना होता है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में वायर के हिसाब से देखेंगे कहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। ठीक है, तो स्टे ट्यून, ध्यान से पढ़ाई करते रहो। इस पैंडेमिक में पढ़ाई को बहुत ज़्यादा अच्छे से करते रहना। ये
ये सारे होमवर्क क्वेश्चन करना, हो सके तो कमेंट में स्क्रीनशॉट भेज देना, या मुझे कैसे भी टेलीग्राम ऐप पर कहीं पर भी मुझे आंसर ऐसे करके भेजना। कमेंट में जरूर लिखना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये आपके लिए होमवर्क है, आज जो सिखाया उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, और पढ़ाई बहुत जरूरी है।